हेलो स्टूडेंट्स, बीकॉम फर्स्ट ईयर में जो बिजनेस मैथ से है उसकी फर्स्ट यूनिट का आज हम पहला जो चैप्टर है रेशो, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। रेशो कई तरह के उपयोग में आता है। बहुत बड़े बड़े जब हमें डिजिट्स में कंपैरिजन करना हो या किसी भी चीज़ को शॉर्ट फॉर्म में हमें कंपैरिजन फॉर्म में यदि उसको शो करना है तो रेशो वहाँ पर बहुत यूजफुल होता है। तो आइए देखें हम सबसे पहले कि रेशो का मीनिंग क्या है। तो हम कह सकते हैं एक ही प्रकार की राशियों के मध्य तुलना करने के लिए जिस भी प्रकार का हम उपयोग करते हैं हम उसको अनुपात कह सकते हैं। या हम ऐसा कुछ कहें कि अ रेशो इज द कंपैरिजन आर सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ टू क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड। दिस रिलेशन इंडिकेट्स हाउ मेनी टाइम्स वन क्वांटिटी इज इक्वल टू द अदर। And we can say in other words, ratio is a number which expresses one quantity as a fraction of the other. जैसे यदि हम एग्जाम्पल लें इसका कि यदि किसी क्लास में जैसे 75% लड़के हैं और 25% गर्ल्स हैं तो हम उस क्लास में लड़के लड़कियों के रेशो को किस तरह से लिखेंगे? 75:25। यहाँ हम इसको शॉर्ट फॉर्म में यदि हम 25 से यदि इसको क्रॉस करते हैं तो 3:1 होगा। अ रेशो कैन बी रिटन इन 3 डिफरेंट वेज एंड ऑल आर रीड एज द रेशो ऑफ 3:1। मतलब हम जो रेशो है उसको कितनी भी 3 तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन कहने या पढ़ने में हमेशा तरीका क्या होगा? 3:1, 3:1 और 3/1। मतलब यदि हम फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 3/1, रेशो में लिखेंगे तो 3:1 और यदि हम रीडिंग में इस तरह से कहते हैं तो 3:1 हम इस तरह से कहेंगे। तो हमने देखा कि किस तरह से रेशो को हम कहाँ पर किस तरह से उपयोग कर सकते हैं। अब देखते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेशो, रेशो की विशेषताएं। सबसे पहले यदि हम देखें तो इसमें रेशो का जब हम मीनिंग समझ लेते हैं या रेशो को लिखने का तरीका आ जाता है तो हमारे लिए बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती है। जैसे यदि हम सबसे पहले देखें कि हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में यदि हम सबसे पहली बार देखें तो रीडिंग मेथड, हम हमेशा कभी भी जैसे जो भी हमको रेशो लिखना है उसमें जो पहला डिजिट है उसको हमेशा पहले ही पढ़ेंगे। जैसे यदि हमने लिखा है 3:1 तो हम कभी भी इसको 1:3 भी यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसा कहने से क्या होगा, उसकी जो मीनिंग है, जो वैल्यूज है वो हमेशा चेंज हो जाएगी। तो हमारा सही तरीका क्या होगा रीडिंग मेथड? 3:1, नॉट 1:3, क्योंकि 1:3 में इसके रेशो के मीनिंग जो होते हैं जस्ट उलट हो जाएंगे। तो आपको हमेशा रीडिंग करते समय पहले वाली फिगर को पहले 3:1 इस तरह से ही रीड करनी होगी। तो ये थी पहली कैरेक्टरिस्टिक्स। अब यदि हम इसकी दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो हमारे सामने आती है कंपैरिजन विद सेम काइंड। मतलब हमेशा अनुपात जो होता है वो सजातीय पदों के लिए ही निकाला जा सकता है। सजातीय मतलब जैसे हमें ऐसी किसी भी दो जिनका आपस में कहीं कोई संबंध ही नहीं है, ऐसी चीजों का हम कभी भी कंपैरिजन नहीं कर सकते। हमेशा कंपैरिजन करने के लिए सेम काइंड होना बहुत जरूरी है। जैसे यदि हम अपने एग्जाम्पल को देखें कि क्लास में 75 गर्ल्स और 25 बॉयज हैं या 75 बॉयज और 25 गर्ल्स हैं तो हम उनमें कंपैरिजन कर सकते हैं, क्योंकि गर्ल्स और बॉयज सेम कैरेक्टरिस्टिक स्टूडेंट्स में आता है तो हम यहाँ पर आसानी से कंपैरिजन कर सकते हैं। ये थी हमारी इसकी दूसरी कंपैरिजन। अब यदि हम देखते हैं थर्ड, तो वी कैन राइट इन फ्रैक्शन। रेशो की एक बहुत अच्छी बात होती है कि हम इसको फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। यदि 3:1 है तो हम उसको 3/1 के रूप में भी लिख सकते हैं। मतलब फ्रैक्शन में ऊपर न्यूमरेटर नीचे डिनोमिनेटर, इस तरह से मतलब बाद वाले फिगर को हमें डिनोमिनेटर और पहले वाले फिगर को हमें न्यूमरेटर के रूप में लिखना पड़ेगा। अगली कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो रिलेशन इन टू क्वांटिटीज। हमेशा यह जो होता है अनुपात दो मात्राओं के संबंध को हमको बताता है। अतः अनुपात के साथ जो भी हमारी जो यूनिट होती है वो कभी भी हमको नहीं लिखनी होती, क्योंकि हम किस चीज को शो कर रहे हैं रेशो में?
क्वांटिटीज को। जैसे यदि हमको लिखना है कि 75 बॉयज और 25% गर्ल्स है, तो हम इसको 3:1 से शो करेंगे। ये नहीं लिखेंगे 3 बॉयज इज टू 1 गर्ल्स, ये लिखने से हमारी जो रेशो है वो गलत शो होगा। हमेशा हम सिर्फ क्वांटिटी को ही रेशो में शो करते हैं, कभी भी उसमें यूनिट नहीं बताई जाती है। अब यदि हम इसकी 5th कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं तो देखते हैं नो चेंज इन वैल्यू, मतलब किसी भी अनुपात के अंश और हर, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में यदि दोनों में एक ही राशि का गुणा या भाग कर दें, मतलब सेम फिगर का यदि आप इंटू करें, मल्टीप्लाई करें, और डिवाइड करें, तो भी इसकी जो वैल्यू होती है इसमें कभी भी कोई चेंज नहीं आता है। मतलब इसकी वैल्यू जो है वो एज इट इज रहेगी। जैसे यदि हमने 3:1 लिखा है, तो 3:1 के इसमें यदि मैं ऊपर भी 3 के साथ 2 का इंटू करूं और नीचे भी 1 के साथ 2 का इंटू करूं, तो यहाँ पर हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो होगा 6/2। और यदि हम इसका रेशो निकालते तो वह भी क्या होगा, 3:1 होगा। तो हमेशा कभी भी यदि हम इस तरह से रेशो में सेम फिगर का अंश और हर दोनों में इंटू करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो उससे रेशो के वैल्यू पे कभी भी कोई चेंज नहीं आता है। वैसे यदि हम यदि अंश और हर दोनों में सेम फिगर को डिवाइड करें, किसी भी सेम फिगर से यदि हम उसको डिवाइड करते हैं, तब भी उसकी वैल्यू पर हमको कभी भी चेंज नहीं होगा। जैसे 3/1/1/1 इक्वल टू 3/1, मतलब 3:1, यह सेम रेशो ही यहाँ पर होगा। तो हमने देखा कि किस तरह से रेशो जो है वो आपको इन सारी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स के थ्रू अपने क्वेश्चन को, हमारी जो कैलकुलेशन है उसको ज़्यादा इजी बना सकता है। हमें रीडिंग मेथड का ध्यान रखना पड़ता है, हमें सेम काइंड का ध्यान रखना पड़ता है, हम इसको फ्रैक्शन में यूज कर सकते हैं, हमको इसमें 2 क्वांटिटीज का ही लिखना होता है, यूनिट का यूज इसमें नहीं करना होता है। और इसमें एक बहुत अच्छी बात होती है, यदि हमें इसमें हम अपनी मतलब नीड्स के हिसाब से देश में कोई सेम फिगर का मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो इसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता है, तो हम इसको अपनी नीड्स के हिसाब से फ्रैक्शन में ये चेंज भी कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इसमें रेशियोज रिलेटेड टू पार्टनरशिप। आप अभी 12th में जिस तरह से पार्टनरशिप अपने अकाउंट्स में पढ़ कर आए हो, तो पार्टनरशिप में रेशियोज का बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि रेशियो जो भी होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस के लिए ही यूज होता है, और प्रॉफिट के ऊपर ही पूरा जो होता है पार्टनरशिप की वर्किंग डिपेंड होती है। तो ऐसी कंडीशन में रेशोज को एक्सप्लेन करना, रेशो के कंसेप्ट क्लियर होना, रेशो का कैलकुलेशन सही तरीके से होना और रेशो को क्लियर करना, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है पार्टनरशिप में। तो जो पार्टनरशिप में रेशोज यूज होते हैं वो होते हैं 3 तरीके से। सबसे पहले होता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, लाभ विभाजन अनुपात। इस लाभ विभाजन अनुपात में हमेशा जितने भी पार्टनर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि जो भी अपना जो प्रॉफिट और लॉस को जो शेयर करते हैं उसको ही वो अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो से इंडिकेट करते हैं। जैसे कोई भी पार्टनर यदि किसी भी फॉर्म में यदि वो फॉर्म बिल्डअप करते हैं तो सही बात है कि वो सबसे पहले अपने रेशो को ही ध्यान देंगे कि किस रेशो में उन्हें प्रॉफिट मिलेगा या उन्हें लॉस को बियर करना पड़ेगा। तो प्रॉफिट और लॉस जो होता है उसके लिए ये रेशो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे यदि एक फर्म में ABC 3 पार्टनर्स है और यदि उनके प्रॉफिट का जो शेयरिंग रेशो है वो 40%, 30% एंड 30% रिस्पेक्टिवली होता है, तो आप उनके रेशो को क्या बता सकते हैं कि इसमें जो लाभ हानि का जो विभाजन रहेगा वो क्या हो जाएगा। यदि हम 40%, 30%, जैसे हमने यदि 40%, 30% एंड 30% लिखा, तो हम इसको कह सकते हैं कि रेशो में क्या हो जाएगा 4:3:3, मतलब तीनों पार्टनर्स का जो प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशो होगा वो क्या हो जाएगा 4:3:3। तो यहाँ पर एक ही नजर में समझ में आ जाता है कि पार्टनर्स जो है वो अपने प्रॉफिट के लिए या अपने लॉस को बियर करने के लिए किस रेशो से काम कर रहा है। तो यहाँ पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हमेशा पार्टनरशिप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दूसरा आता है सेक्रीफाइसिंग रेशो, त्याग का अनुपात। अब त्याग क्या होता है, पहले हम ये समझे कि सेक्रीफाइस किसको कहते हैं।
जब पहले से यदि कोई प्रेजेंट फॉर्म में कोई न्यू पार्टनर एंट्री लेता है तो उसमें क्या होता है कि जब भी कोई पार्टनर आएगा तो मतलब जाहिर सी बात है कि वो अपने उस फर्म के प्रॉफिट में से शेयर करेगा, उसको भी प्रॉफिट का हिस्सा देना पड़ेगा। तो क्या होता है कि जो नया पार्टनर होता है उसको प्रॉफिट शेयर देने के लिए या तो पुराने पार्टनर्स अपने प्रॉफिट में से इक्वली शेयर दें, या तो एक पार्टनर दें, कुछ पार्टनर्स दें, सभी पार्टनर्स दें, मतलब एज पर कॉन्ट्रैक्ट या एज पर पार्टनरशिप डीड जैसे वो चाहते हैं वैसे अपने न्यू पार्टनर्स के लिए अपने शेयर को सेक्रीफाइस कर सकते हैं। तो सेक्रीफाइस करने के लिए उनको ये देखना होता है कि वो किस तरह से सेक्रीफाइस करते हैं। यदि पहले से कोई पार्टनर है और वो अपने इसमें से दे रहा है, एक दे रहा है, सभी दे रहा है, तो कुछ न कुछ त्याग करने के लिए उनको अपने प्रॉफिट को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। और इस तरह से उनको जब उनका पुराना हिस्सा नए पार्टनर्स को देने की वजह से कम हो जाता है तो जो हिस्सा कम होता है उसे हम क्या कहते हैं, त्याग का अनुपात है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि एक नए साझेदार के प्रवेश पर पुराने साझेदार द्वारा जो त्याग किया जाता है, जिस लाभ के अनुपात को त्यागा जाता है उसे हम क्या कहते हैं, त्याग का अनुपात कहते हैं। इसके लिए पुराने साझेदारों के पुराने लाभ विभाजन अनुपात में से जो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है उसको हम क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। मतलब न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो इक्वल टू सेक्रीफाइसिंग रेशो। तो इस तरह से हम त्याग का अनुपात भी निकाल सकते हैं। जैसे हम यदि देखें कि ए और बी जो है वो 3:2 में यदि वो प्रॉफिट को शेयर करते हैं, 3:2 में ए और बी जो प्रॉफिट को शेयर करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में यदि सी आता है और सी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आने के बाद में जो न्यू रेशो रहता है उनका न्यू रेशो जो बन जाता है वो 4:3:2 हो जाता है। मतलब ये हुआ ओल्ड रेशो, ये हुआ न्यू रेशो। तो हमें यदि सेक्रीफाइस रेशो निकालना हुआ तो हम क्या करेंगे, ओल्ड में से न्यू को माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, सेक्रीफाइसिंग रेशो। तो इस तरह से हम यहाँ पर यदि निकालना चाहें तो हम यदि ए का सेक्रीफाइसिंग रेशो देखेंगे तो क्या होगा, ओल्ड रेशो क्या है 3:5, न्यू रेशो क्या है इसका 4/9, तो इसने कितना सेक्रीफाइस किया 7/45। यदि हम बी का सेक्रीफाइसिंग रेशो देखें तो उसमें क्या हो रहा है, ओल्ड रेशो उसका कितना है 2/5 माइनस न्यू रेशो कितना है 3/9, तो उसने कितना सेक्रीफाइस किया 3/45। और इस तरह से जो सेक्रीफाइसिंग रेशो जो होगा दोनों का वो कितना हो जाएगा 7:3। तो सेक्रीफाइस के लिए हमेशा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो इक्वल टू सेक्रीफाइसिंग रेशो। तो ये इस तरह से एक छोटी सी बात को ध्यान रख के जब पार्टनरशिप में, क्योंकि सेक्रीफाइस करने के लिए कौन सा पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा उसी के रेशो में चेंज होगा, बाकी का जो रेशो होगा वो एज इट इज होगा। तो हमेशा ओल्ड रेशो में से न्यू रेशो घटाने के बाद सेक्रीफाइस रेशो को हम निकालते हैं। अब बात आती है गेनिंग रेशो की। जो थर्ड पार्टनरशिप में जो इम्पोर्टेंट रेशो होता है वो होता है गेनिंग रेशो, लाभ प्राप्ति अनुपात। अब इस लाभ प्राप्ति अनुपात में क्या होता है कि यदि समझ लीजिए कि जब पहले से कोई कंसिस्ट कर रही कोई फर्म पहले से ही है और उसमें से कोई भी पार्टनर यदि किसी भी कारण से, यदि वो रिटायर होना चाहता है, यदि वो बीमार है या उसकी डेथ हो गई है, किसी भी कारण से जब वो साझेदारी से निकलता है तो उसके लाभ का हिस्सा क्या होगा, उसके जाने के बाद दूसरे पार्टनर्स में बढ़ जाएगा। तो वो जो हिस्सा दूसरे साझेदारों को प्राप्त होता है तो वो जो दूसरे साझेदार है उनको जिस रेशो में उनको लाभ का हिस्सा मिलता है उसे हम क्या कहते हैं, लाभ प्राप्ति अनुपात। मतलब जो पुराने किसी पार्टनर के जाने से बचे हुए पार्टनर्स के जो रेशो में जो भी चेंज होता है, जो भी गेन होता है, जो भी वृद्धि होती है उसे हम क्या कहते हैं, लाभ प्राप्ति अनुपात। अब जैसे यदि हम इसको समझें कि पहले अनुपात में से अब इसमें क्या होगा, जैसे हमने त्याग के अनुपात में क्या देखा था कि हम ओल्ड रेशो में से न्यू रेशो को
घटा देते हैं तो सेक्रीफाइस रेशो आता है। लेकिन यदि हमें इसमें देखना है गेनिंग रेशो में, तो हमको क्या करना पड़ेगा, न्यू रेशो में से ओल्ड रेशो को घटाना पड़ेगा। तो आपका क्या आ जाएगा, गेनिंग रेशो हमको मिल जाएगा। तो न्यू रेशो में से हमेशा ओल्ड रेशो को घटा दीजिए तो आपको गेनिंग रेशो मिल जाता है। जैसे यदि हम एग्जांपल से देखें कि ABC जो है वो किस रेशो में निकालते हैं पार्टनर, किस पुराना जो रेशो है उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 4:3:2 है। अब यदि ऐसे में A जो है होता है वो रिटायर हो रहा है, तो इसके रिटायर होने से क्या होता है कि A यदि जाता है तो बचते हैं कौन, B और C। B और C का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है, 3:1। अब यदि इसमें क्या होता है, जो B और C का जो बचा हुआ है वो 3:2 है, और यदि उसका न्यू रेशो निकालते हैं हम, न्यू रेशो इनका यदि होता है वो है 5:3। तो आप देखेंगे हमको यहाँ पर गेनिंग रेशो निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, B का गेनिंग रेशो कैसे निकालेंगे हम, इसमें B का ओल्ड फॉर्म कितना है, इसमें कितना हो गया B का 3/9 और इसमें न्यू रेशो है 5/8। तो न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो इक्वल टू कितना आ रहा है, 21/72। आप इसका एलसीएम लेके, जिस तरह से हम सिंपल फ्रैक्शन के माइनस प्लस का जो सिंपल रूल होता है मैथ्स में उसको देखेंगे, दोनों का एलसीएम लेके जो भी हम इसका इंटरप्रिटेशन निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगा, 21/72। इसी तरह से यदि हम C का गेनिंग रेशो देखते हैं, तो C का गेनिंग रेशो क्या होगा, इसका न्यू रेशो कितना है 3/8, ओल्ड रेशो क्या है 2/9, तो इसका कितना आ गया 11/7/2। तो इस तरह से इनका जो गेनिंग रेशो होगा वो क्या हो जाएगा, इनका गेनिंग रेशो होगा 21। तो हमें देखना है कि पार्टनरशिप में जो होता है वो 3 तरह के रेशो वर्क करते हैं। पहला होता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, जो कि सिंपल जो भी फर्म का जो टोटल ईयर एंडिंग में प्रॉफिट या लॉस होगा उसको शेयर करने के लिए जो भी उनका प्रॉफिट का परसेंटेज है, जो भी कैपिटल का परसेंटेज है, कैपिटल का जो भी वो अपनी कॉन्ट्रैक्ट डेट में जिस भी फर्म को यूज करना चाहते हैं उस रेशो से वो उनका प्रॉफिट को शेयर करते हैं। यदि सेक्रीफाइसिंग रेशो की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, ये हमेशा न्यू पार्टनर्स के आने पर, जब कोई न्यू पार्टनर की एंट्री होती है फर्म में, तब हमको यहाँ पर सेक्रीफाइसिंग रेशो को निकालना पड़ता है। और उसके लिए एक फार्मूला होता है, हमेशा ओल्ड रेशो में से न्यू रेशो को यदि हम माइनस कर देते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा, सेक्रीफाइसिंग रेशो। गेनिंग रेशो की यदि हम बात करते हैं लाभ प्राप्ति अनुपात, तो ये हमेशा किसी पार्टनर के जाने से, चाहे वो बीमारी से जाए, डेथ से जाए, रिटायर से जाए, समय से जाए, किसी भी अन्य कारण से यदि वो रिटायर होता है फर्म से, तो बचे हुए पार्टनर्स के लिए जब हमको गेनिंग रेशो निकालना होता है तब हम इसका उपयोग करते हैं। और यहाँ पर हमें जो फार्मूला यूज करना पड़ता है वो क्या होता है, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो इक्वल टू गेनिंग रेशो। हमेशा नए रेशो में से पुराने रेशो को घटा देंगे तो हमें लाभ प्राप्ति का अनुपात मिलेगा। तो स्टूडेंट्स, आज हमने ये देखा कि किस तरह से रेशो का क्या अर्थ होता है। रेशो के अर्थ के बाद में हमने ये देखा कि रेशो जो होता है वो कितने तरीके से लिखा जाता है। उसके बाद में हमने देखा कि क्या रेशो में ऐसी कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जो उसकी इम्पोर्टेंस को बढ़ाती है, जो हमारे मैथ्स को ज़्यादा सिंप्लीफाइड करती है, जो हमारे मैथ्स को ज़्यादा से ज़्यादा हम सही तरीके से कर सकते हैं। और यदि हम पार्टनरशिप की बात करें तो हम अभी पहले की क्लास में भी पढ़कर आए कि पार्टनरशिप में किस तरह से रेशो का इम्पोर्टेंस होता है और रेशो के बिहाफ पर हम अपने इन सारे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, सेक्रीफाइसिंग रेशो, गेनिंग रेशो को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं यदि हमारे रेशो के कॉन्सेप्ट अच्छे होते हैं। तो आज आपने ये सारा समझा। थैंक यू वेरी मच।